हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की विज्ञान की कार्य पुस्तिका के अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मोमबत्ती जलती है तो मोम धीरे धीरे पिघल जाता है। बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाती है। पानी में शक्कर मिलाने पर शक्कर घुल जाती है। तो ये सारे कैसे परिवर्तन हैं? भौतिक परिवर्तन। ऐसे ही 5 उदाहरण और लिखो जिसमें इसी प्रकार के परिवर्तन होते हो। तो पहला क्या है? तो पहला है पानी उबालना, उसका भाप बनना। दूसरा कागज़ का मोड़ना। तीसरा कपड़े सुखाना, कपड़े सुखा देते हैं फिर गीले हो जाते हैं। घी का पिघलना, फिर से पिघल जाता है फिर जम जाता है अगर सर्दियाँ होंगी तो। रबर बैंड को खींचना, कि रबर बैंड को आप खींचोगे फिर वापस उसी पोजीशन में आते हैं। तो ये कैसे परिवर्तन होते हैं? भौतिक परिवर्तन। अगला प्रश्न क्या कहता है? उपरोक्त परिवर्तनों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये बताना है कि सत्य नहीं है। ए, भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, मतलब वापस से रिपीट हो जाते हैं, उसी पोजीशन पे आते हैं। अगला, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के आकार, माप, रंग और अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। हाँ। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। क्या नया पदार्थ बनेगा? नहीं, रासायनिक परिवर्तन में बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स। अगला, सारणी में दिए गए उदाहरणों को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों में बांटिए तथा कारण बताइए कि वह भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन क्यों है। आपने इसे कैसे पहचाना? गतिविधि 1, कांच का गिलास लो, उसे साफ पानी से आधा भरो, उसमें 2 चम्मच चूने का पाउडर मिलाओ, थोड़ी देर के बाद उन्हें छोड़ दो। कुछ देर बाद देखोगे कि चूना गिलास के तले में बैठ जाएगा। अब गिलास के ऊपर के पानी को दूसरे गिलास में नितार लो, जैसे चित्र में दिखाया गया है। तीसरे चित्र में क्या कर रहा है? ये इसमें फूंक मार रहा है। तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, हमें ये बताना है। ये भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक, इसके आधार पर। अब चित्र 3 में दिखाए अनुसार निथरे हुए चूने में फूंक मारो। पानी में क्या परिवर्तन हुआ? तो पानी का रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया। पानी का रंग क्यों बदलता है? तो पानी का रंग क्यों बदलता है? पानी के अंदर क्या है? चूने का पानी है वो और उसमें हमने फूंक मारी तो कौन सी गैस थी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मिलकर क्या बना दिया? कैल्शियम कार्बोनेट। और इसकी अभिक्रिया क्या हो जाएगी? CaOH2 प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। नेक्स्ट प्रश्न में कहता है, जब मोमबत्ती जलती है तो रासायनिक और भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। इसे परखने के लिए मोमबत्ती लेकर उसे कुछ देर तक जलाओ। तो मोमबत्ती के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती का आकार छोटा हो जाएगा। अगले प्रश्न में, इसके जलने से बनने वाले नए पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऊष्मा, प्रकाश और धागे की राख बनती है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि घर में रखी लोहे की आरी, कुल्हाड़ी या कील आदि को वायु में कुछ दिन खुला छोड़ देने पर जंग लग जाता है। लोहे का जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है रासायनिक परिवर्तन? लोहे की वस्तुएं जंग लगने पर अपना आकार बदल लेती हैं, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उनके रंग में परिवर्तन हो जाता है, या उन पर जंग के रूप में नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि जंग के रूप में एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, इस वजह से उनमें क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राधा ने एक मैग्नीशियम के फीते को जलाकर उसकी राख को पानी में घोला। इस घोल ने लाल लिटमस को नीला कर दिया। इस प्रयोग से राधा ने निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? मैग्नीशियम को जलाने पर एक अम्लीय पदार्थ बनता है। हमें पता है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे लाल लिटमस नीला हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम को जलाने पर एक क्षारीय पदार्थ बना। मैग्नीशियम की राख में कोई नया पदार्थ नहीं है, गलत है। मैग्नीशियम की राख उदासीन पदार्थ है, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब नीले थोथे के घोल में कील को डाला जाता है तो कुछ समय बाद घोल का रंग हरा हो जाता है, कील पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। कौन सी अभिक्रिया इसमें से सही होगी? कॉपर सल्फेट प्लस कॉपर, तो क्या बनेगा? आयरन सल्फेट प्लस आयरन, गलत है। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, आयरन सल्फेट प्लस आयरन, ये भी गलत है। तो आंसर क्या है? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर निकल जाएगा, तो इसका आंसर स हो जाएगा, स। तो आयरन सल्फेट प्लस आयरन, ये भी गलत है क्योंकि हमने सॉल्यूशन नीला थोथा क्या होता है? कॉपर सल्फेट। आंसर विल बी स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 और 7 में बनने वाले पदार्थों के नाम और उनके सूत्र लिखो। तो 6 में और 7 में, 6 में कौन से पदार्थ बने थे, हमने देखा था जंग। तो जंग का सूत्र क्या होगा, Fe2O3। और दूसरे था मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम के फीते को पानी में घोला तो क्या बन गया था, MgOH2। तो इनका फॉर्मूला हमने लिखना है। पहला जंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3। और प्रश्न नंबर 7 में MgOH2। अगला है, क्या तुम जानते हो हमारे आसपास कई रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उनमें से कुछ रासायनिक परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी हैं और कुछ हानिकारक। लोहे की जंग लगना हानिकारक, दूध का दही बदलना उपयोगी। तो ऐसे ही 3 परिवर्तन और बताने हैं हमने जो हमारे लिए उपयोगी हैं या हानिकारक। तो पहला परिवर्तन क्या है, भोजन का पाचन, ये कैसा परिवर्तन है, उपयोगी। दूसरा है खाद बनाना, ये कैसा उपयोग है, उपयोगी या हानिकारक, उपयोगी। भोजन का खराब होना, तो ये क्या है, हानिकारक है। लेकिन ये परिवर्तन तीनों ही कैसे हैं, भोजन का पाचन, खाद बनना, भोजन का खराब होना, कैसे हैं, रासायनिक परिवर्तन। अगला, आप जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। इसके अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तनों में होने वाली निम्न घटनाओं का एक एक उदाहरण समीकरण सहित लिखो। किसी गैस का निकलना, तो गैस कौन से में निकलती है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया कराई तो क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है और साथ में क्या निकलता है, ग्लूकोज। दूसरा, रंग में परिवर्तन, हमने देखा आयरन में जंग लगता है लोहे में तो उसका रंग कैसा हो जाता है, भूरा। तीसरा, अवक्षेप का बनना, नीले थोथे और आयरन की हमने रिएक्शन अभिक्रिया कराई तो FeSO4 प्लस कॉपर के क्या बन गया, कॉपर का क्रिस्टलीकरण अवक्षेप बन गया। लास्ट, ऊष्मा उत्पन्न होना, तो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनकी अभिक्रिया होती तो क्या बनता है, नमक, सोडियम क्लोराइड प्लस जल और प्लस ऊष्मा। एक में नल का पानी, और एक बर्तन को पूरा बंद कर दो, दूसरे को उबले वाले पानी को खुला रखना है और तीसरा नल का पानी वो भी खुला रखना है। इनमें क्या डालनी है, एक एक कील डालनी है और 1 दिन के बाद हम देखेंगे कि इसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो तीनों कीलों में क्या परिवर्तन आया, पहली कील जो बंद डब्बे में थी और उबला पानी था तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिली तो उसमें जंग नहीं लगेगा। दूसरी कील जिसमें उबला पानी था वहाँ ऑक्सीजन की कमी थी तो वहाँ भी जंग नहीं लगेगा। लेकिन तीसरी कील जो बर्तन में, खुले बर्तन में थी उसमें जंग लगेगा। अब क्या कह रहा है कि जिन कीलों में जंग नहीं लगा उसमें किसकी उपस्थिति के कारण हुआ ऐसा, तो किसकी अनुपस्थिति के कारण हुआ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला। अब इसी प्रयोग को 3 अन्य तेल लगी कीलों के साथ करें तो जंग लगेगा, अगर तेल लगी कीलों के साथ करेंगे तो नहीं लगेगा क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी, कील तक ऑक्सीजन पहुँचेगी ही नहीं, ना ही नमी पहुँचेगी तेल और ग्रीस से, तो तेल लगाने से जंग नहीं लगेगा। आगे क्या कहता है, आपके यहाँ लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं, तो क्या तरीके अपनाते हैं, पेंट करके, तेल या ग्रीस लगाकर, इसी से बचाते हैं ना, ग्रीसिंग करते हैं, तेल लगा लेते हैं, पेंट कर देते हैं, तो इस तरह से जंग से बचा जा सकता है। उचित मिलान करो, वस्तुएं एक तरफ और एक तरफ जंग लगने से रोकने की विधि। तो एक कैंची और चाकू कैसे रोकेंगे, कैंची और चाकू में जंग लगने से हम ग्रीस लगा के कैसे रोकेंगे, ग्रीस लगा के तो रोकेंगे। बसों और ट्रक का ढांचा उसमें क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। लोहे की चादरें मिश्र धातु से यसद लेपन द्वारा जिंक की परत चढ़ाकर, लोहे का फर्नीचर विद्युत लेपन करके, और बर्तनों पर क्या होता है, मिश्र धातु का इस्तेमाल। तो इस तरह से हम जंग लगने से वस्तुओं को रोक सकते हैं, उन वस्तुओं में जंग नहीं लगेगा और वो चीज़ें खराब नहीं होंगी। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है, अपने आसपास गन्ने के रस से शक्कर बनाने की प्रक्रिया का अवलोकन करो और इसके क्रिस्टलीकरण की विधि का उपयोग किस प्रकार होता है। क्रिस्टलीकरण की विधि का कोई अन्य उदाहरण भी दें। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले गन्ने के रस को उबाला जाता है, फिर इसे छानकर ठंडा करते हैं, तब ठंडा होने पर शक्कर यानी चीनी के क्रिस्टल बन जाते हैं।
हम क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग और कहाँ करें, हमने चैप्टर में पढ़ा था कॉपर सल्फेट मतलब नीला थोथा के क्रिस्टल भी बना सकते हैं। तो गन्ने से क्रिस्टलीकरण करके क्या बनती है, गन्ने के रस का क्रिस्टलीकरण करके चीनी यानी शक्कर, उसको उबाला जाता है, फिर उसको छानते हैं और उसको ठंडा करते हैं, तो इससे क्रिस्टल बनते हैं। आगे ये था हमारा चैप्टर। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।